नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द बेस्ट टीचर्स पर, जो कि रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। नमस्कार। आज हमारे सामने जो जानकारी है वो किसी खजाने के नक्शे जैसी लग रही है, जिसके अलग अलग हिस्से हमें भारत और दुनिया के कई कोनों की सैर कराएंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो शुरुआत संगीत के मंच से करते हैं। हमारे सामने क्लासिक सुमेलित करे का सवाल है, जिसमें कलाकारों को उनके साज से मिलाना है। नोट्स के हिसाब से उस्ताद साबरी खान का नाम सारंगी से जुड़ता है। हाँ, और अन्नपूर्णा देवी का सुरबहार से, अरविंद पारिक का सितार से और उमालयपुरम के शिवरामन का मृदंगम से। ये नाम अपने आप में एक पूरी विरासत है ना? और अगर हम थोड़ा और गहराई में देखें तो हर साज के साथ कई और दिग्गज जुड़े हैं। जैसे सारंगी की बात हो तो शकूर खान और मुराद अली खान का नाम भी आता है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि ये कलाएं किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी गुरु शिष्य परंपरा की देन है। और शहनाई का जिक्र आते ही तो एक ही नाम जहन में गूंजता है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हाँ, बिस्मिल्लाह खान का नाम तो शहनाई का पर्याय बन गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस वाद्य यंत्र को, जो पहले सिर्फ शादियों और मंदिरों तक ही सीमित माना जाता था, उसे शास्त्रीय संगीत के कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचाया और उसे एक सम्मानित स्थान दिलाया। बिल्कुल। और देश ने भी उन्हें पूरा सम्मान दिया। 1961 में पद्मश्री से लेकर 2001 में भारत रत्न तक। संगीत की इसी दुनिया से एक और नाम है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। हाँ। स्रोत कहता है कि उन्हें साल 2000 में पद्म विभूषण मिला था और वो सैनिया घराने से ताल्लुक रखते थे। उनकी जीवनी का नाम भी बड़ा काव्यात्मक है, ब्रेथ ऑफ गोल्ड। और उनकी बांसुरी की विरासत आज भी जिंदा है। हाँ। स्रोत में राकेश चौरसिया का भी जिक्र है, जिन्हें हाल ही में 2024 में ग्रैमी पुरस्कार मिला। वाह। ये दिखाता है कि कैसे एक पीढ़ी की कला दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रही है। इस लिस्ट में माला चंद्रशेखर और रोनू मजूमदार जैसे और भी कई बड़े नाम हैं, जो बांसुरी की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है। अब अगर हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलें तो कर्नाटक संगीत की बात आती है। यहाँ दो कथन हैं। पहला कि वर्णम समारोह के अंत में होता है, जो कि गलत है। हाँ, ये तो बिल्कुल शुरुआत में होता है। इसे आप किसी भी कर्नाटक संगीत कार्यक्रम का वार्म अप या मंगलाचरण समझ सकते हैं। ये माहौल तैयार करता है। अच्छा। दूसरा कथन ज्यादा दिलचस्प है कि आलापना में बिना ताल के राग का विस्तार होता है। ये वो हिस्सा है जहां कलाकार अपनी पूरी रचनात्मकता और कल्पना को आजाद छोड़ देता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कर्नाटक संगीत की संरचना बहुत अनुशासित होने के साथ साथ कलाकार को आजादी भी देती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका आधार पुरंदरदास जैसे संतों ने रखा। इसमें त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री की त्रिमूर्ति को पूजा जाता है। और आधुनिक युग में MS सुब्बुलक्ष्मी जैसी गायिकाओं ने इसे दुनिया भर में पहुंचाया। और वाद्य यंत्र, मृदंगम, वीणा, नादस्वरम जैसे वाद्य यंत्र और साथ मूल ताल मिलकर इसकी वो जटिल और खूबसूरत दुनिया बनाते हैं। संगीत के मंच से आप चलते हैं खेल के मैदान की तरफ। यहाँ भी प्रदर्शन और अनुशासन उतना ही जरूरी है। पहला सवाल तीरंदाजी पर है। भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में कब हिस्सा लिया? जवाब है 1988, सियोल। यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। हालांकि भारत में तीरंदाजी को एक संगठित खेल बनाने की कोशिश 1973 में ही शुरू हो गई थी। अच्छा। हाँ, जब भारतीय तीरंदाजी संघ बना और पहली नेशनल चैंपियनशिप भी दिल्ली में हुई थी, तो कह सकते हैं कि 1988 का ओलंपिक उस मेहनत का पहला वैश्विक प्रदर्शन था। अगला सवाल बॉक्सिंग से जुड़ा है। इसमें एक कथन सही है कि मुकाबला रिंग में होता है, लेकिन दूसरा कथन कि जूडो भी रिंग में होता है, वो गलत है। हाँ बिल्कुल। जूडो के लिए जो मैट बिछाई जाती है उसे तातामी कहते हैं। हर खेल का अपना एक मैदान होता है, जैसे साइकिलिंग के लिए वेलोड्रोम। हाँ, और बेसबॉल के लिए डायमंड। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस खेल की जरूरतों के हिसाब से बनाए गए खास अरीना है। और बॉक्सिंग रिंग में भारत ने दुनिया में अपनी धाक भी जमाई है। बिल्कुल। विजेंद्र सिंह का 2008 का ओलंपिक पदक, फिर मैरी कॉम का 2012 का ऐतिहासिक पदक और हाल ही में लवलीना बोरगोहेन का 2020 का पदक, ये सब उस कहानी का हिस्सा है। और स्रोत में 2023 की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भी जिक्र है। हाँ, जहां भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते। ये दिखाता है कि भारत अब इस खेल में एक बड़ी ताकत बन चुका है। खेल के मैदान से अब देश के राजनीतिक मैदान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ नियम और भी ज्यादा जरूरी हैं। पहला सवाल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में, जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई। ये तो काफी नया है।
हाँ, ये दिलचस्प है कि इसे शुरू हुए बस एक दशक से थोड़ा ज्यादा हुआ है। इसकी वजह थी देश के युवाओं को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने पर ज्यादा ध्यान देना। सही बात है। और स्रोत में 2025 की जो थीम दी गई है वो इसी भावना को दर्शाती है। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। और जो संस्थाएं इन चुनावों को संभव बनाती हैं, उन पर भी सवाल हैं। जैसे अनुच्छेद 315 जो यूपीएससी और राज्यों के एसपीएससी की स्थापना से जुड़ा है। ये हमारे देश की प्रशासनिक रीढ़ है। यूपीएससी की कहानी भी आजादी से पहले शुरू होती है, 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। अच्छा। तब इसके अध्यक्ष एक अंग्रेज रॉस बारकर थे। आजादी के बाद एच.के. कृपलानी पहले भारतीय अध्यक्ष बने। ये दिखाता है कि कैसे अंग्रेजों के बनाए ढांचे को आजाद भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला। इसी तरह चुनाव आयोग भी एक बेहद महत्वपूर्ण संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इस संस्था का भी विकास हुआ है। शुरुआत में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के समय ये एक सदस्य निकाय था। सिर्फ एक सदस्य? हाँ, लेकिन 1993 से ये एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया ताकि फैसले ज्यादा संतुलन के साथ लिए जा सकें। एक बहुत बड़ा बदलाव तो मतदान की उम्र को लेकर हुआ था। हाँ, वो एक क्रांतिकारी कदम था। 1989 में 61 संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। इससे तो करोड़ों युवा एक साथ जुड़ गए होंगे। बिल्कुल, इसने रातों रात करोड़ों युवाओं को देश की राजनीति में भागीदार बना दिया। और फिर ईवीएम, वीवीपीएटी, नोटा जैसे सुधारों ने इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने का काम किया है। चुनाव से ही जुड़ा एक और पहलू है राजनीतिक दल और उनकी प्रणाली। भारत में किस तरह की दलीय प्रणाली है? जवाब है बहुदलीय। इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका या इंग्लैंड में सत्ता मोटे तौर पर दो पार्टियों के बीच घूमती है, जैसे कोई पेंडुलम हो। सही है। चीन या रूस में एक ही पार्टी का दबदबा है, लेकिन भारत, जर्मनी या स्विट्जरलैंड जैसे देशों में कई सारी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय भी और क्षेत्रीय भी। ये भारत की विविधता को राजनीतिक मंच पर दिखाता है। और भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक भारतीय नेशनल कांग्रेस पर हमारे इतिहास के सवाल शुरू होते हैं। पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था। हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 72 प्रतिनिधियों के साथ। लेकिन सिर्फ पहला अधिवेशन ही नहीं, उसके बाद के अधिवेशन भी कांग्रेस के चरित्र को बताते हैं। जैसे 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और अगले ही साल 1888 में जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ये उस दौर में एक समावेशी भारत का संदेश देने की कोशिश थी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जोर भारतीय पर है। इसका जवाब है सरोजनी नायडू 1925 में। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष तो 1917 में ही एनी बेसन बन गई थी, लेकिन वो आयरिश मूल की थी। अच्छा। सरोजनी नायडू का 1925 में अध्यक्ष बनना भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ते कद का प्रतीक था। वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि भारत कोकिला के नाम से जानी जाने वाली एक कवयित्री भी थी। लेकिन कांग्रेस में हमेशा एकता नहीं थी। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन इसका एक बड़ा उदाहरण है, जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। वो कांग्रेस के इतिहास का एक तूफानी मोड़ था। बोस का नजरिया गांधी जी के नजरिए से अलग था। चुनाव जीतने के बाद भी कार्य समिति को लेकर हुए मतभेदों के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बिल्कुल, ये घटना स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर की वैचारिक खींचतान को दिखाती है। आंदोलन के तरीकों पर भी एक सवाल है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल से। और ये घोषणा सीधे तौर पर लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के फैसले के जवाब में थी। ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, ये एक आर्थिक आंदोलन भी था। मतलब विदेशी सामानों का बहिष्कार। हाँ, नारा था विदेशी सामानों का बहिष्कार करो और भारतीय चीजें अपनाओ। इसने भारतीय उद्योगों को एक नई जान दी। इतिहास के इसी दौर में एक और बड़ी घटना हुई। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। जी, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में। और यहाँ एक रोचक तथ्य है कि पाकिस्तान शब्द बहुत बाद में चौधरी रहमत अली ने गढ़ा। अच्छा। मुस्लिम लीग के इतिहास में 16 अगस्त 1946 का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस एक बहुत ही दुखद दिन माना जाता है, जिसने विभाजन की त्रासदी की नींव रखी। इतिहास के इस बंटवारे ने सिर्फ सरहदें ही नहीं बदली, बल्कि भूगोल भी बदल दिया। चलिए अब इसी भूगोल की कुछ और गहराइयों को समझते हैं।
हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। लेकिन अगर सवाल हो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जवाब होगा ग्रीनलैंड, जो आर्कटिक महासागर में है और डेनमार्क के नियंत्रण में है। ये दिखाता है कि कैसे भूगोल और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। झीलों की दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर, और सबसे ऊंची नौगम्य झील, मतलब जिस पर जहाज चल सकते हैं, वो है टिटिकाका। और हस्तलिखित नोट्स में कुछ और चरम सीमाओं का जिक्र है, जैसे दुनिया की सबसे गहरी झील रूस की बेकाल झील, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो इतनी बड़ी है कि 5 देशों की सीमाओं को छूती है। एक जगह का नाम है डेथ वैली। ये अपनी अत्यधिक उष्णता यानी गर्मी के लिए जानी जाती है। हाँ, ये कैलिफोर्निया में है और धरती की सबसे गर्म जगहों में से एक है। लेकिन भारत में भी घाटियां हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। जैसे लद्दाख की नुब्रा घाटी या आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी। अब जरा धरती से ऊपर उठकर वायुमंडल की परतों को देखते हैं। मौसम से जुड़ी सारी घटनाएं जैसे बादल, बारिश, तूफान, ये सब क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। इसे आप वायुमंडल की रसोई कह सकते हैं, जहां सारा मौसम पकता है। और इसके ठीक ऊपर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें हमारी सुरक्षा कवच यानी ओजोन परत है, जो हमें सूरज की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट सिस्टम की तरह काम करता है। अब कुछ आखिरी सवाल अर्थव्यवस्था और विज्ञान से। एक शब्द है विशेष आहरण अधिकार, SDR। इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। ये है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये देशों के बीच एक तरह का कूपन या पॉइंट सिस्टम है, जिसे IMF ने बनाया है। अच्छा। ये असली सोना या डॉलर नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर देश इसे एक दूसरे से असली करेंसी के लिए बदल सकते हैं। इसीलिए इसका नाम कागजी सोना पड़ा। और बेरोजगारी दर, जिसे हम खबरों में अक्सर सुनते हैं, उसकी गणना कैसे होती है? इसका सूत्र बहुत सीधा है। हम ये देखते हैं कि काम करने के लिए तैयार कुल लोगों में से कितने लोगों के पास काम नहीं है, और फिर उसे प्रतिशत में बदल देते हैं। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक तरह का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होता है। सही कहा। और इसे भारत में श्रम मंत्रालय जारी करता है। अब आते हैं विज्ञान पर। नेट्रियम किस तत्व का लैटिन नाम है? सोडियम का। और इसी वजह से सोडियम का प्रतीक SO नहीं बल्कि Na है। विज्ञान में कई तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं। जैसे लोहे के लिए Fe, क्योंकि उसका लैटिन नाम फेरम है, और सोने के लिए Au, क्योंकि उसका नाम ओरम है। और सेहत से जुड़ा एक आखिरी सवाल, दाद यानी रिंगवॉर्म किससे होता है? ये एक कवक या फंगस से होने वाला संक्रमण है। हाँ, कवक से कई तरह के रोग होते हैं, जैसे एथलीट फुट या दमा। स्रोत में पायरिया का भी जिक्र है, जो एक परजीवी संक्रमण है और हमारे मसूड़ों को प्रभावित करता है। ये जानना जरूरी है कि हमारे आसपास की दुनिया सूक्ष्म जीवों से भरी है, जिनमें से कुछ दोस्त हैं और कुछ दुश्मन। तो ये थी हमारी आज की यात्रा। हमने संगीत की धुनों से लेकर कांग्रेस के अधिवेशनों के शोर तक और वायुमंडल की परतों से लेकर अर्थव्यवस्था के सूत्रों तक का सफर तय किया। ये सच में कमाल है कि कैसे ज्ञान की अलग अलग टुकड़े एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और यही हमें एक अंतिम विचार पर लाता है। हमने आज बहुत सारे तथ्य देखे, तारीखें, नाम, जगहें, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये तथ्य अकेले मायने नहीं रखते। असली समझ तब आती है जब हम पूछते हैं 1905 में बंगाल विभाजन का एक राजनीतिक फैसला आज भी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समाज को कैसे प्रभावित करता है, या भारत की बहुदलीय प्रणाली का उसकी आर्थिक नीतियों से क्या लेना देना है। ज्ञान तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उनके बीच के इन अदृश्य धागों को देख पाना है।